नमस्कार प्यारे साथियों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैंने आपके बीच टॉप लेवल के यूपी पीसीएल टीजीटी में आने वाले न्यूमेरिकल को इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ये क्या है कि एक 4 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की 4% स्लिप पर चल रही है, तो फिर मोटर की स्पीड क्या होगी। मोटर की गति बतानी है किस पे, तो 4% स्लिप पे। तो पहले आप सिंक्रोनस स्पीड निकाल लीजिए। तो NS इक्वल टू 120 F/P हो जाएगा। अब यहाँ पे 120 इंटू फ्रिक्वेंसी जो है वो देखिए 50 हर्ट्ज है, तो यहाँ पे 50 हर्ट्ज अपान नीचे में पोल है तो पोल की संख्या 4, तो ये 4 कर देंगे। 4 से ये 3 चरती आई 12 हो जाएगा। 50 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 1500। इसका मतलब हुआ कि सिंक्रोनस स्पीड कितनी आई, 1500 आई। अब इसी का हम 4% निकाल देंगे, तो 1500 का यदि 4% आप निकालेंगे तो बटा 100 करेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 15 में 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौका 60, 60 RPM स्लिप स्पीड हुआ। अब इसमें से घटा देंगे आप तो फिर उस मोटर की एक्चुअल स्पीड आ जाएगी। यानी अब क्या करेंगे, तो 1500 माइनस स्लिप स्पीड कितना आया था, 60 आया था, तो इसमें से घटाएंगे तो 1440 RPM। ये क्या हुआ, मोटर की एक्चुअल स्पीड हुई। किसी भी मशीन की एक्चुअल स्पीड कौन स्पीड होती है, तो उस मशीन की रोटर की स्पीड जो होती है वो उसकी एक्चुअल स्पीड होती है। 1440 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इसमें है कि एक आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम और 200 वोल्ट विद्युत रोधी विद्युत वाहक बल वाले 220 वोल्ट डीसी मोटर की आर्मेचर धारा की गणना करनी है। देखिए यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस जो दिया है 0.5 ओम दिया गया है और 200 जो है वो बैक ईएमएफ है और इस मशीन का टर्मिनल वोल्टेज जो है 220 है, तो फिर आर्मेचर करंट कैलकुलेट करना है। तो प्यारे साथियों, मोटर के केस में जो वोल्टेज इक्वेशन होता है कुछ यूं होता है, V इक्वल टू EB प्लस IA RA होता है। यही जब जनरेटर के केस में होता है ना, तो यहाँ हमने प्लस लिखा है ना, तो जनरेटर में ये माइनस हो जाता है। सिर्फ यही अंतर होता है। तो देखिए यहाँ पे बैक ईएमएफ कितना है, 200 दिया गया है EB का मान, और 220 ये जो है टर्मिनल वोल्टेज है, तो यहाँ पे 220 भी का मान हो जाएगा, प्लस IA आर्मेचर करंट है कैलकुलेट करना है, और RA आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है जो कि यहाँ पे दिया गया है 0.5। अब क्या करेंगे, तो 220 इक्वल टू 200 प्लस 0.5 IA हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि अब 200 को इधर करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 220 में से 200 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 200 बचेगा। यानी 0.5 IA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको साफ करते हैं और फिर से आपको इससे आगे बताते हैं। क्या आया था, 0.5 IA आर्मेचर करंट इक्वल टू 220 माइनस 220 हो जाएगा। अब यहाँ से आर्मेचर करंट IA इक्वल टू हो जाएगा 20 अपन 0.5। अब ये पॉइंट आप हटाएंगे तो ऊपर में एक जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट था। अब 5 से इसको कटाएंगे, आप कैंसिल आउट करेंगे तो 5 चौका 20, ये 40 हो जाएगा। यानी आर्मेचर करंट का मान कितना आया, 40 एम्पियर हो जाएगा। अब यह चीज़ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इसमें है कि 6 पोल डीसी जनरेटर की आर्मेचर में 600 चालकों वाली वेव वाइंडिंग है। यदि प्रति पोल फ्लक्स 0.05 वेबर है और गति 250 आरपीएम हो तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। बैक ईएमएफ प्यारे साथियों कैलकुलेट करना है तो देखिए जनरेटर हो या मोटर हो दोनों में, खैर जनरेटर में ईजी बनता है और मोटरों में ईबी उसे बोलते हैं, लेकिन फार्मूला सेम होता है। मोटर के केस में ईबी होता है लेकिन जनरेटर के केस में यहाँ ईजी होता है। अब यहाँ से क्या करेंगे तो ईजी इक्वल टू फाई जेड एन पी अपन 60A हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पे 600 चालक दिया है तो ये जेड का मान है, यहाँ पे 6 पोल दिया है तो ये पी का मान है, 0.5 वेबर दिया है ये फाई का मान है, और 250 आरपीएम है ये इसकी स्पीड एन का मान है। और पैरेलल रास्तों की संख्या की बात किया जाए तो वो बाइंडिंग के प्रकार पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए वेव बाइंडिंग है तो पोल कितने भी रहेंगे लेकिन पैरेलल रास्तों की संख्या वेव में सिर्फ 2 ही होती है, और यही लैप रहता तो पोल के बराबर हो जाती। तो इसी में मान इंक्लूड हम करेंगे तो देखिए फाई का मान यहाँ पे दिया गया है 0.05 इंटू, यहाँ जेड अब चाहिए तो जेड चालक की संख्या 600 है, इंटू एन स्पीड है 250 दिया गया है, इंटू पोल की संख्या, तो पोल की संख्या यहाँ 6 दिया है, अपान 60 जो आता है ये फार्मूले से ही आता है, इंटू पैरेलल रास्तों की संख्या कितना इसमें रखेंगे 2 रखेंगे क्योंकि वेव बाइंडिंग है। अब इसी को कैलकुलेट करना है तो देखिए यहाँ पे इंटू करके और ऊपर वाले में इसमें 0 पॉइंट मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 100 कर देंगे, क्यों, क्योंकि 2 अंक के बाद ऊपर में दशमलव था तो नीचे में 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब इसी को हमको हल करना है तो देखिए यहाँ पे 1 0 1 0, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके बाद ये 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके बाद ये 2 से 2 तिहाई 6 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 5 बचा है, यहाँ 3 पंक्ति आई 15 और इंटू यहाँ 25 बचा है तो इंटू 25 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे 25 5 125 का 5 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा कैरी, 25 से कम 25, अब 25 12 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से क्या कर देंगे 25 5 125 कैरी हो जाएगा 12 और 25 से कम 25 अब 12 37 हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा 375 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सब प्यारे साथियों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें है कि एक तार मैग्नीन का बना है जिसकी प्रतिरोधकता 50 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है, तो 100 मीटर लंबाई और 0.1 mm² के एक समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले इस तार के प्रतिरोध की गणना करें। तो देखिए यहाँ पे ये जो मान है ना 50 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर, ये रजिस्टिविटी रो का मान है। यहाँ पे 100 मीटर है ये एल का मान है, और 0.1 mm² ये एरिया क्षेत्रफल का ए का मान है। तो आप फार्मूला लिखें तो क्या लिखेंगे R इक्वल टू रो एल अपन ए हो जाएगा, इक्वल टू, अब इसी में मान पुट करना है, रजिस्टिविटी यही रो है तो इसका मान यहाँ पे देखिए दिया गया है 50 इंटू 10⁻³ इंटू एल का मान कितना है तो 100 मीटर है, यहाँ 100 रख देंगे, अपन 0.1 mm² है तो mm² को हम मीटर में चेंज करेंगे तो
1000 कर देंगे इनटू, क्योंकि mm² है ना तो 2 बार करेंगे ना तो ये 1000 हो जाएगा। फिर अब इसी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये रजिस्टिविटी में 10⁻⁻8 है। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए ये 3 जीरो और ये 3 जीरो, ये ऊपर जाएगा तो गुणा में होगा ना, तो ऊपर जा करके पॉजिटिव में इसका पावर बनेगा। तो पॉजिटिव में बनेगा तो 3 3 6 और 6 और ये पहले से 2 जीरो, 8 टोटल जीरो किस में जाएंगे, पॉजिटिव में। मतलब पूरा का ये जो बनेगा कैलकुलेशन, यहाँ पे आपको फिर इससे आगे बताते हैं। तो 50 इंटू 10⁻⁻8 इंटू ये 10⁻+ में 8 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 3 जीरो और 3 जीरो, 6 जीरो, यहाँ से पहले से 2 जीरो है, 8 जीरो हो जाएगा अपान 0.1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो ये -10⁻80 और +10⁻80 कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे में 0.1 है तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 लिख देंगे, और ये 50 है, 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें है कि यदि एक प्राथमिक कुंडली में 40 लूप हैं और द्वितीयक में 8 लूप हैं, तो फिर ये वोल्टेज का डॉट डॉट करता है, क्या करता है। लूप यानी टर्न समझिएगा। ट्रांसफार्मर में टर्न और वोल्टेज के टर्म में कंडीशंस होती है V2 अपान V1 इक्वल टू N2 अपान N1। आज जो ये लूप दिया गया है ना, ये टर्न की संख्या को इंडिकेट कर रहा है। तो 40 लूप कहने का मतलब है कि यह प्राइमरी है, तो फिर ये N1 का मान हो जाएगा, और 8 लूप हो जाता है सेकेंडरी का, तो ये N2 का मान हो जाएगा। V1 V2 यानी V2 V1 का रेशियो आपको बताना है कि प्राइमरी से सेकेंडरी जब जो जाता है तो उसका वोल्टेज में क्या होता है, वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे V2 अपान V1 ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए N2 का मान 8 है अपान N1 का मान 40 है, तो क्या हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। तो यहाँ से हम अब क्या करेंगे, तो यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, V1 इक्वल टू 5 V2 बन जाएगा। ठीक है ना। अब 5 V2 बन जाएगा, तो यहाँ से हम V2 का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू 1 अपान 5 इंटू V1। तो यहाँ से V1 लिख देंगे ऐसे, यानी V2 का मान जो आएगा वह V1 का कितना हो गया, 5वां हिस्सा हो गया ना। यानी 5 गुना ये क्या हो रहा है, स्टेप डाउन हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 5 गुना स्टेप डाउन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें है कि 230 वोल्ट के प्रभावी मान वाला 60 हर्ट्ज 0.265 हेनरी की धारिता पर आरोपित किया जाता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्ञात कीजिए। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सल बोलते हैं, और एक्सल इक्वल टू 2πfl होता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज दिया है, और एल का जो है मान यहाँ पे दिया है 0.265, और वोल्टेज जो है 230 है। खैर इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने में वोल्टेज का रोल नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला एक्सएल इक्वल टू 2πfl होता है। तो 2 तो फार्मूले का है, पाई का मान 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे 60 हर्ट्ज दिया है, और इंटू इंडक्टर का मान 0.265। अब इसमें जब आप पूरे में गुणा करेंगे ना तो 99.8 के आसपास आएगा। अब आप जानते हैं कि पॉइंट के बाद जो संख्या 5 से अधिक रहती है तो उसको राउंड फिगर में 1 कर दिया जाता है, तो 99 + 1 100 हो जाएगा। और एक्सल भी एक प्रकार का इंडक्टिव सर्किट का रजिस्टेंस ही होता है, तो इसका मात्रक भी ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी 100 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो है 7 नंबर, इसमें है कि उस तार के
प्रतिरोध की गणना कीजिए जिसकी लंबाई 200 मीटर है, जिसकी अनुप्रस्थ काट का एक समान क्षेत्रफल 0.01 mm² है और जिसकी प्रतिरोधकता 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। अब इसमें भी रेजिस्टेंस का ही मान कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्षेत्रफल यहाँ ए, पिछला अभी इसी पे एक क्वेश्चन हम आपको बताए थे, तो ये ए का मान हो जाएगा और ये प्रतिरोधकता, तो ये रो का मान 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एल का मान देखिए दिया है 200, तो फिर फार्मूला आर इक्वल टू रो एल अपन ए हो जाएगा। अब क्या है कि रो का मान देखिए मान दिया गया है 60 यहाँ पे इंटू 10⁻⁻⁻ माइक्रो, तो एक माइक्रो में कितना मीटर हो जाएगा, तो 10⁻⁻6 मीटर होता है। चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होने के चलते यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, क्योंकि सेंटीमीटर में है। तो जब उसको मीटर में आप बदलेंगे तो 2 कम हो जाएंगे। तो पहले हम सीधा सीधा लिखते हैं, आप देखिए इसको ध्यान से। माइक्रो सेंटीमीटर दिया है तो 10⁻⁻6 माइक्रो का तो मान हो गया। अब इसको हम सेंटीमीटर में दिया है तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आप 100 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि एक मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये हो जाएगा। अभी तक हमने रो का मान रखा इनटू लंबाई, देखिए ये है, इसका मान यहाँ 200 दिया गया है, क्लियर, अपन क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में देखिए दिया है 0.01 mm² है, तो 0.01 mm², तो mm² है, तो इसमें हम mm² को मीटर में जब चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे। अब चूंकि स्क्वायर में है तो इसे हम 2 बार लिखेंगे। अब पूरा कंप्लीट मान हम पुट कर दिए, तो अब देखिए थर्ड पोर्शन पे ये 1000 है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से 3 जीरो और फिर 3 जीरो 6 जीरो, तो ये प्लस में 6 जीरो ऊपर में बनेंगे, तो ये 6 जीरो से ये 6 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर में क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा, 2 बचा और ये 60, तो 6 दूनी का 12 हो जाएगा और इसका 1 जीरो और यहाँ पे 2 जीरो, ठीक है ना। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 1 किलो में 1000 ओम हो जाएगा ना, तो इसको हम 1 किलो लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 है तो 12 किलो ओम लिख देंगे। ऑप्शन नंबर डी 12 किलो ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें है कि एक ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि ... के समानुपाती होती है। भंवर धारा जो हानि है ये आयरन लॉस के अंतर्गत आता है। आयरन लॉस में 2 प्रकार के लॉस देखने को मिलते हैं, एक तो होता है हिस्टेरिसिस लॉस और दूसरा जो होता है एडी करंट लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस का फार्मूला इसे हम WH से रिप्रेजेंट करते हैं और WH बराबर ईटा, जिसे स्टेनमेज कांस्टेंट भी कहते हैं, और BM के पावर 1.6 F इंटू V हो जाता है, क्लियर। अब यही जब फार्मूला हिस्टेरिसिस लॉस और वोल्टेज के टर्म में बनता है तो इसका फार्मूला WH समानुपाती V के पावर 1.6 F के पावर 0.6 बन जाता है। ये तो रहा हिस्टेरिसिस का। अब आइए एडी पे। एडी करंट WE बराबर जो होता है वो होता है BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर इंटू V, तो इस टर्म में है। लेकिन अगर एडी करंट लॉस और वोल्टेज के टर्म में क्वेश्चन बनने लगे तो WE समानुपाती V स्क्वायर ये वोल्टेज हो जाता है। तो ये वोल्टेज है और यहाँ पे V जो है ना उस लेमिनेटेड कोर का आयतन होता है। क्यों? क्योंकि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम लेमिनेटेड पत्तियों का प्रयोग करते हैं और उस लेमिनेशन की जो मोटाई होती है 0.35 mm से लेकर के 0.5 mm तक होती है। अब इस फार्मूले में देखिए BM का स्क्वायर मैक्सिमम फ्लक्स घनत्व का स्क्वायर दिया है, F स्क्वायर यानी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, T जो है वो लेमिनेटेड पतली पतली कोर का स्क्वायर है और V जो है वो आयतन है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा इसका पालन करता है। तो देखिए
Bm का स्क्वायर है तो कहीं ऑप्शन में Bm नहीं है तो गलत है। इसके बाद T लेमिनेटेड कोर की मोटाई का भी कोई यहाँ जिक्र नहीं है ऑप्शन में तो ये भी गलत है। भी कोर के आयतन भी कहीं भी नहीं है, अगर भी है तो स्क्वायर के पद में है और यहाँ भी जो है सिर्फ भी सिंगल भी है तो यह भी गलत हो जाए। यहाँ पे देखिए एफ स्क्वायर है फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एफ स्क्वायर, अर्थात एडी करंट लॉस जो होता है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के रूप में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और किसी भी मशीन में अगर एडी करंट लॉस होता है तो वो मशीन हीट होती है, गर्म होती है ज़्यादा। अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें है कि एक 4 पोल लैप बाउंड वाले डीसी जनरेटर में प्रति पोल 0.06 वेबर उपयोगी फ्लक्स हो, तब यह मूल गति उत्पादक की मदद से 500 आरपीएम की गति से घुमाया जाता है, तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना करें यदि आर्मेचर चालक 200 चालक हों। तो इसमें भी बैक ईएमएफ ही पूछा है, तो EB इक्वल टू फाई ZNP अपन 60A हो जाएगा। ये फाई ये है, फाई इक्वल टू EB इक्वल टू फाई ZNP अपन 60A हो जाएगा। फाई फ्लक्स है, Z जो है आर्मेचर चालक की संख्या है, N जो है उस मोटर के रोटेशन की स्पीड है, P जो है पोल है और A जो है पैरेलल रास्तों की संख्या है। प्यारे साथियों, बैक ईएमएफ निकालने के लिए हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं, ये ज़्यादा क्वेश्चन इस पे बनते हैं। अब इसी में मान पुट करना है, तो देखिए फाई का मान यहाँ पे दिया है 0.06 वेबर और स्पीड आरपीएम में 500 दिया गया है। 4 पोल की ये डीसी जनरेटर है और इसमें चालक की संख्या 200 है, तो फाई का मान कितना है 0.06 वेबर। बात तो मात्रक सही है। अब यहाँ पे जेड चालक की संख्या कितनी है, तो 200 है, इनटू अब इसकी स्पीड कितनी है, तो 500 है, इनटू अब आइए पोल की संख्या, तो पोल की संख्या यहाँ 4 दिया है, तो 4/60 इनटू अब देखिए बाइंडिंग, तो बाइंडिंग लैप बाइंडिंग है ना, तो लैप बाइंडिंग की विशेषता ये होती है कि जितने लैप बाइंडिंग में पोल लेंगे उतने ही हम पैरेलल रास्तों की संख्या भी लेते हैं। तो यहाँ पोल 4 दिया है तो पैरेलल रास्तों की संख्या 4 लेंगे। यदि यही वेव बाइंडिंग के लिए रहता तो वेव बाइंडिंग में पोल कितना भी हो, पैरेलल रास्तों की संख्या सिर्फ 2 ही होती है, और ए जो इंडिकेट करता है वो पैरेलल रास्तों की संख्या को ही इंडिकेट करता है, चाहे बाइंडिंग लैप हो चाहे वेव हो। लैप होगी तो पोल के बराबर ए का मान होगा, अगर वेव होगी तो पैरेलल रास्ता ए का मान सिर्फ 2 होगा। अब देखिए ये पॉइंट 2 अंक के बाद है, तो ये हटाएंगे तो नीचे में हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे, क्योंकि ऊपर में 2 अंक के बाद 0 था, पॉइंट था, तो नीचे में 2 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए इसका कैलकुलेशन हम करते हैं, तो 2 0 से इसका 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से ये 2 4 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 2 से ये 2 दूनी का 4, ये 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इसका यहाँ पे 50 बचा और यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो 50 दूनी का 100 हो जाएगा, 100 वोल्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इसको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को आप सब देखिएगा। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा का धारितीय प्रतिघात यानी XC का मान 100 ओम है। यदि आवृत्ति बढ़ाकर 100 हर्ट्ज कर दी जाए तो धारिता प्रतिघात ... होगा। कहने का मतलब है कि यह रिलेशन, इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है वह XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के टर्म में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए पहली फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया गया है, तो इसको कहिए F1 का मान है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक दी गई है तो ये दूसरी फ्रीक्वेंसी F2 हो गई।
XC का मान यहाँ पे पहला दिया है तो ये XC1 हो जाएगा, मतलब प्रथम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि धारतीय प्रतिघात यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस लेकिन दूसरा। तो फार्मूला क्या होता है, XC = 1/2πfc होता है। अब ऐसे इसमें क्या है कि देखिए XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो है व्युत्क्रमानुपाती का है, आपस में इसका रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती का है। तो दो अगर मीडियम आए और उसका हम ले लें कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक है और दूसरे का कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC2 है, तो फिर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या उसके साथ बनेगा, तो देखिए क्या बनेगा, XC1/XC2 इक्वल टू, ये 1 में है ना तो इसका उल्टा होगा, XC1 की फ्रीक्वेंसी न रख के दूसरी मीडियम की फ्रीक्वेंसी हम ऊपर रखेंगे। अगर X1 ले रहे हैं तो इसका दूसरी मीडियम की फ्रीक्वेंसी F2 रखेंगे, अपान XC2 नीचे है तो यहाँ पे प्रथम मीडियम की फ्रीक्वेंसी F1 लेंगे। तो यही फार्मूला बन गया, क्या, XC1/XC2 इक्वल टू F2/F1 बन गया। अब इसी में हमको मान को भरना है। अब एक बार मिटाते हैं प्यारे साथियों, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या था, XC1/XC2 इक्वल टू F2/F1। उम्मीद करेंगे ये फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए XC1 है तो XC1 यहाँ देखिए 10 ओम दिया है, अपान XC2 का मान कैलकुलेट करना है, इक्वल टू प्रथम फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 है तो F1 नीचे रखा जाएगा 50, और F2 जो है 100 हर्ट्ज है तो यहाँ 100 रख देंगे। क्लियर। अब देखिए 50 दूनी का 100 हो जाएगा और 2 से ये कैंसिल, 5 2 5 10, 5 बार में हो जाएगा, यानी XC2 का मान कितना हुआ 5। चूंकि एक प्रकार का ये रेजिस्टेंस ही होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव सर्किट का रेजिस्टेंस होता है, तो फिर इसका भी मात्रक ओम हो जाएगा, यानी XC2 का मान कितना आया, तो 5 ओम आया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को इंक्लूड करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। वह स्टूडेंट ज़रूर चैनल से जुड़ें जिनका न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है और वह UPPCL TG2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होगा, तब तक इधर हम आपके साथ मिल करके आपके वीक न्यूमेरिकल पोर्शन को मजबूत हो जाएगा। आप अधिक से अधिक स्टूडेंट चैनल से जुड़ें, मेरा ये भरोसा रहेगा कि आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ज़रूर उसको हम मजबूत करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल में आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।